हाँ जी डीसी फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर। की हाल है सर? सब मौज बहार है? हाँ जी सर, मौज बहार है। सर आज हम करने वाले हैं अपने कंपनी अकाउंट्स का आखिरी आखिरी यूनिट, बोले तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमने इश्यू ऑफ शेयर्स कर लिया, इश्यू ऑफ डिबेंचर कर लिया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर लिया, बोनस कर लिया, और आज आखिरी मुद्दा है हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का। सर छोटा सा मुद्दा, ज्यादा बड़ा डिस्कशन है नहीं, एक सेक्शन के ऊपर है बात करनी है, और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से हल्का फुल्का मैच करेगा। बट ऑफकोर्स प्रेफरेंस शेयर बोले तो मालिकों की अकाउंटिंग और आउटसाइडर की अकाउंटिंग में जमीन आसमान का अंतर स्पेशली रिडेम्पशन में हो जाता है। तो हम जो आज बात करने वाले हैं वो रिडेम्पशन के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं एक पहले स्टार्टिंग में क्विकली सारा रिवाइज करा दूंगा कि इसमें क्या क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चंस कराएंगे। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं मेरे पास, 2-3 क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करने के लिए, और उसी में हमारा चैप्टर बढ़िया से समराइज हो जाएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा रिवीजन मोड में पढ़ेंगे, डिटेल में भी काम करेंगे कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा रिवीजन हो जाए, थोड़ा डिटेल वर्जन भी रहेगा। लेकिन हाँ, अपने बच्चे को एक बार अगर उसने पढ़ रखा है पहले, तो उसको बहुत अच्छे से बात समझ आएगी। अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो एक बार मेरे साथ रिवाइज करके ये साथ में फिर आप कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं अपना सेशन, और आज खत्म करते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। आ जाओ जी। हाँ जी मेरे बच्चों, तो शुरुआत करते हैं अपने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से। पहले थोड़ी सी बातें पढ़ते हैं डिबेंचर्स के बारे में, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। मैंने आपको थोड़ी बहुत बातें बताई थी इशू में डिबेंचर के, कि डिबेंचर हमारी कंपनी के आउटसाइडर होते हैं। कंपनी इनसे पैसा लेती है उधार के रूप में, डेप्ट के रूप में, तो ये कंपनी के क्रेडिटर्स डील करे जाते हैं। कंपनी इनसे पैसा लेती है और हर साल इन्हें वादा करती है कि कंपनी इन्हें देगी क्या? डिविडेंड नहीं, इंटरेस्ट। मेरे बच्चे क्या देगी? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट फिक्स होगा, मतलब कंपनी को रेट पहले से बता देंगे, 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, उस रेट से ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज हमेशा हमेशा हमेशा, कसम खाई थी हमने सर, हाथ रख के कसम खाई थी, हमेशा जो ब्याज दिया जाएगा वो दिया जाएगा फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। ठीक है जी। डिबेंचर पे जो ब्याज दिया जाएगा वो किस नेचर का होगा? एप्रोप्रिएशन होगा या चार्ज होगा? तो ये भी बात हमने पढ़ी थी सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। दैट इज प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी को इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो देना पड़ेगा। डिवेंचर इशू करने के क्या रीजन होते थे? 3 रीजन होते थे सर। कैश कंसीडरेशन, अदर देन कैश कंसीडरेशन, कोलेटरल सिक्योरिटी। डिवेंचर किस प्राइस पे इशू हो सकता था? तीनों पे हो सकता था। एट पार भी हो सकता था, एट प्रीमियम भी हो सकता था, और एट डिस्काउंट भी हो सकता था। पर ये सारी बातें हमने कहां पढ़ी थी? इशू में। क्या आज मैं इशू पढ़ाने वाला हूं? तो सर आप ये इशू को क्यों रिवाइज करा रहे हो? क्योंकि जब इशू खत्म होगा तभी तो रिडेम्पशन शुरू होगा ना। तो हमने इशू पढ़ लिया था, हमने डिवेंचर से पैसा ले लिया था, हमारी प्यारी सी कंपनी थी ए लिमिटेड, और हमने 50 लाख की फंडिंग उठाई थी डिवेंचर से। और हमने जब पैसा उठाया था तो वादा किया था, क्या क्या वादा किया था? कसमें वादे खाए थे कि सर हम आपका पैसा, हाँ जी क्रेडिटर जी, हम आपका पैसा वापस कर देंगे 10 साल बाद। मतलब मैंने जब पैसा लिया था तो उसी टाइम पे मैंने एक रिडेम्पशन पीरियड बताया था कि सर हम आपको क्रेडिटर जी, हम आपको, मेरी कंपनी आपका पैसा वापस कर देगी 10 साल बाद। सर वो घड़ी आ गई है। क्या सर? वो घड़ी आ चुकी है। कौन सी घड़ी? ये नहीं 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 नहीं, वो टाइम आ चुका है। 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और आज मेरे दर पे कौन खड़ा है? पता है कौन खड़ा है? सर जी डिवेंचर वाले खड़े हैं, अपना पैसा मांग रहे हैं। दैट मींस आज मैं इशू नहीं कर रहा हूं, आज मैं रिडीम करने जा रहा हूं, आज मैं अपने डिवेंचर्स का पैसा वापस करने जा रहा हूं। तो मेरे बच्चे आ जाओ जी, आज इसकी अकाउंटिंग सीखते हैं कि उन लोगों को जो गेट के बाहर खड़े हैं वो अंदर आएंगे, बुलाएंगे हम अंदर, पर उनका पैसा हम कैसे वापस कर सकते हैं? क्या क्या तरीके हैं वापस करने के? हमें अकाउंटिंग के रूप में क्या करना पड़ेगा, और स्पेशली हमें कौन कौन से लेजर बनाने पड़ेंगे? बस यही सारा डिस्कशन है। तो एक ओवरव्यू मैंने दिया। अगर अच्छा लगा हो तो, मजा आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करना। बाकी हम अपने को चैप्टर शुरू करते हैं। आओ मेरे बच्चे, सर रिडेम्पशन करना है तो एक सेक्शन आता है, सेक्शन 71, पर मैं उसके बारे में भी बहुत देर में बातें करूंगा। पहले मैं कहता हूं, अगर आपको रिडेम्पशन करना है किसका? डिबेंचर का, तो नॉर्मली रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अगर आपको करना है तो डिबेंचर को रिडीम करने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस होते हैं।
मतलब 4 तरीके हैं आप पैसा वापस कर सकते। कितने तरीके हैं मेरे बच्चे? 4। नंबर 1, पहला, सर जी आपने मान लो पैसा उठाया है, पैसा उठाया था आपकी कंपनी ए लिमिटेड, आपने 50,000 9% डिबेंचर इशू किए थे और एक डिबेंचर था 100 रुपए का। दिस इज 50 लाख के डिबेंचर आपने इशू किए थे, आज आप इन्हें रिडीम करने वाले हो। तो पहला ऑप्शन है लमसम रिडेम्पशन। ओ, लमसम रिडेम्पशन मतलब सर जी एक बार में पैसा वापस, इन सिंगल इंस्टॉलमेंट, इन वन शॉट। मतलब आप बोलो मालिक डिबेंचर जी आ जाओ, हाथ आगे करो, मैंने कहा हाँ लो जी, और आप पूरा पैसा उठाओ, उनके हाथ में रखो, डिबेंचर फाड़ के फेंक दो। दैट इज लमसम रिडेम्पशन, एक बार में वापस करेंगे अकाउंटिंग। ठीक है। दूसरा तरीका है हौले हौले, सर जी इन इंस्टॉलमेंट। मतलब सर ऐसा है 10 साल बाद वादा किया था, हमने कहा हाँ जी, 10 साल हो गए, मैंने कहा हाँ जी, पर हम अभी एक साथ नहीं देंगे, ये वादे भी हमने पहले ही बता रखे होंगे, हम धीरे धीरे करेंगे। मान लो हमने बोला 5 साल में 10-10 लाख करके रिडीम कर देंगे। 50 लाख है ना भाई साहब, इतना बड़ा अमाउंट थोड़ा देख के बात करो ना। तो आपने बोला 10-10 लाख रुपए करके रिडीम कर देंगे। मतलब दैट इज आप ईयर 1, जैसे मैं बोलूं जो भी आपका ईयर है, पहले साल आपने 10 लाख रिडीम कर दिए, फिर आपने अगले साल 10 लाख रिडीम कर दिए। फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं, वो अलग बात है, पार पे भी कर सकते हैं और प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, करेंगे ना बात है। बट अभी मैंने कहा अगले साल 10 लाख, फिर अगले साल फिर 10 लाख, फिर अगले साल फिर 10 लाख, और फिर लास्ट ईयर 10 लाख। तो आपने 5 साल में एक बार में पैसा वापस किया है या 5 बार में, तो इसे बोलेंगे इंस्टॉलमेंट। इसे एनुअल ड्राइंग ऑफ लॉट्स भी बोलते हैं, एनुअल ड्राइंग ऑफ लॉट्स। इस मेथड को एनुअल ड्राइंग ऑफ लॉट्स, लॉट्स माने पर्चियां। अब एक बात बताओ ना सर, सोचो ना, क्या ये 10 लाख डिबेंचर या 50 लाख रुपए के जो डिबेंचर है मेरी कंपनी के, क्या किसी एक बंदे पे होंगे? क्या किसी एक डिबेंचर होल्डर पे होंगे? कोशिश करा करो, मजा आया करे, अकाउंट्स को ना ऐसे फील के साथ पढ़ा करो। ठीक है। एक तो आपके ऊपर वैसे ही प्रेशर है जनवरी 2026 एग्जाम का, तो कहीं ना कहीं मैं कनेक्शन बिल्ड करने में टाइम लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कनेक्शन थोड़े टाइम बाद बना लेंगे, इंटर विंटर में बना लेंगे, पर अभी आपको मैं कंटेंट दूं। ठीक है। लेकिन एक टाइम आएगा जब मैं थोड़ा तसल्ली से पढ़ाऊंगा, जैसे मे वाले बच्चे होंगे उनके साथ, तो वहां पे मैं कुछ चीजें साथ में भी सिखाऊंगा, पढ़ने का तरीका। अभी तो पढ़ाए जा रहा हूं, एक तरीका भी होगा जहां पे आप अकाउंट्स को सोच के ये सोचते हो ना कि हाँ यार अकाउंट्स है, इसको ये करना है, क्वेश्चन कर लो, ये कर लो। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, अकाउंट्स को बिल्कुल ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि वो एक प्रैक्टिकल सामने केस और फ्लो में पढ़ो आराम से, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। जितना क्वेश्चंस के पीछे भागोगे, जितना सर याद करने के पीछे भागोगे, चीजें दिक्कत होगी। एक नॉर्मल धंधा समझो, अकाउंट्स अपने आप आ जाएगी। आओ, मैंने बोला एनुअल ड्राइंग ऑफ लॉट्स क्यों बोलते हैं? सर सोचो ना, किसी एक बंदे पे 50 लाख के डिबेंचर होंगे क्या? नहीं सर नहीं, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, कई सारे लोग होंगे। तो भैया अब मैंने बोला इस साल हम 10 लाख वापस करेंगे, तो आपको नहीं लगता बाहर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, दंगे फसाद हो जाएंगे? क्यों? कि पहले 10 लाख किसको मिलेंगे? हो सकता है कोई कहे मुझे ज्यादा जरूरत है, पहले मुझे दे दो, कोई कहे मुझे ज्यादा जरूरत है, मुझे दे दो, तो भाई मैं किसको वापस करूं? तो हम करते हैं पर्चियां, हम नाम की पर्चियां डालेंगे, और जिनमें नाम, जिन डिबेंचर का सीरियल नंबर आता जाएगा, हम उनको पे करते जाएंगे। रियल लाइफ में तो ये सब सिस्टमैटिक तरीके से एक्सेल वैक्सेल पे हो जाएगा, बट पुराने टाइम में हम इसे पर्चियां निकाल के भी बोलते थे। तो लॉट मतलब पर्चियां, ड्राइंग मतलब निकालना, एनुअल पर्चियां निकालना और उस हिसाब से आपका रिडेम्पशन करना। तो दो तरीके को, एक हो गया लमसम पूरा वापस कर दो, एक हो गया इंस्टॉलमेंट जिसे ड्राइंग ऑफ लॉट्स भी बोलते हैं। एक तीसरा तरीका क्या है? हमने कहा सर जी पैसा चाहिए और रिडेम्पशन करना है। हमने कहा भीड़ खड़ी है, मैंने कहा कौन है? डिबेंचर होल्डर है। मैंने कहा बुलाओ जी, डिबेंचर रखो। मैंने कहा सर डिबेंचर दे दो। बोले भी जी। मैंने कहा पैसा चाहिए? कह रहे हाँ। मैंने कहा हाथ आगे करो। आपने हाथ आगे किया और मैंने पैसे की जगह रख दिया आपके हाथ में शेयर। मैंने कहा क्या करोगे पैसा लेके, क्या करोगे इतनी धनराशि लेके? सर जी आप एक काम करो ना, मालिक बन जाओ हमारी कंपनी के, छोड़ो ना डिबेंचर का पैसा। आप अभी तक लेनदार थे ना, आप क्रेडिटर थे, आप कन्वर्ट कर लो अपने डिबेंचर्स को किसमें? शेयर्स में। दैट इज कन्वर्जन इनटू शेयर्स, कन्वर्जन इनटू शेयर्स, कि आपने डिबेंचर्स वालों को कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में। दिस इज ऑल्सो अ वन टाइप ऑफ रिडेम्पशन। ये भी एक रिडेम्पशन का मेथड है कि आप रिडेम्पशन मतलब उनका पैसा ना वापस करके उनको बदले में शेयर दे दो, कंपनी के मालिक बना दो। तो डिबेंचर खत्म हो गए, डिबेंचर रिडीम हो गए और मालिक आ गए। ठीक है जी। पहला लमसम, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा कन्वर्जन, एंड द लास्ट इज
ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट बोलते हैं स्टॉक मार्केट को। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, आपकी कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है और आपके डिबेंचर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हैं, तो ये कंपनी जी, आप अगर अपने डिबेंचर्स को रिडीम करना चाहते हो तो एक ऑप्शन और है आपके पास। क्या? मान लो 50 लाख के डिबेंचर है, बट आप चाहो तो जो भी आपको लगे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उस स्टॉक मार्केट से खुद बाय कर लो, परचेज ओन डिबेंचर। जैसे कभी नाम सुना है ना, बायबैक इक्विटी शेयर का, कि अपने ही डिबेंचर, अपने ही शेयर खुद खरीद लो। उससे क्या होगा? सर एक बात सोचो, जब आपने डिबेंचर इशू किया था तो आपने पैसा दिया था, हाँ जी हाँ, फील करो, आपने पैसा दिया था, बिल्कुल जी। मैंने आपको डिबेंचर दिया था, कंपनी एज अ कंपनी मैंने आपको डिबेंचर दिया था, ठीक है। आज मैं आपसे स्टॉक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में जाके मुंह छिपा के, आपको थोड़ी ना पता कौन खरीदने वाला बैठा है, मुंह छिपा के, हाइड करके अपनी आइडेंटिटी को, आपसे डिबेंचर खरीद लूं और पैसा दे दूं, तो आपको तो पैसा मिल गया ना। और वो डिबेंचर अब मेरा ही है तो फाड़ के फेंक दो, क्योंकि मुझे अब उसके बदले किसी को पैसा देना नहीं है, मैं ऑलरेडी दे दिया। तो ये भी तो एक रिडेम्पशन है कि मैं अपने ही डिबेंचर को मार्केट से खरीद सकता हूं। परचेज ओन डिबेंचर, परचेज ओन डिबेंचर फॉर कैंसलेशन, कि भैया उठाओ और फिर कैंसिल कर दो। तो ये कैंसिल करने का मतलब क्या है? कि खरीदना। पर बेटा इस पे दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, नॉट इन कोर्स। कभी सीए इंटर में थे ये टॉपिक, और सीए इंटर में इस पे अच्छी खासी डिस्कशन होती थी, ये इस चैप्टर की जान थी, आन बान शान थी। पर ये अब हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ओ हो, बहुत बुरा लगता है मुझे इसे काटते टाइम, क्योंकि यहीं तो मैं मजा आता था ना, बच्चों को समझाता था। पर बच्चा कह रहा है हमसे पूछो ना, हमें नहीं मजा आता, हमें बस इतना पढ़ाओ जितना अच्छा है। हाँ हाँ चलो ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है, जिनमें से अगर मैं बात करूं, सबसे इजी पॉइंट क्या है? कन्वर्जन, जिसे मैं अभी शुरू करते ही खत्म कर दूंगा। और बाकी जो 2 हैं वो ये है। मजे की बात है, ये दोनों एक साथ चलेंगे। भाई क्या फर्क पड़ रहा है? एक बार में पैसा पे करोगे तो एंट्री एक बार में निपट जाएंगी, अगर इंस्टॉलमेंट में करोगे तो वही एंट्री 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार हो जाएंगी। बात समझ रहे हो? अगर एक बार में पे हुआ तो 50 लाख से एंट्री हो जाएगी, अगर इंस्टॉलमेंट में हुआ तो 10-10 लाख से 5 बार एंट्री हो जाएगी। तो लमसम और इंस्टॉलमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, एंट्री सेम है, बस अमाउंट का फर्क पड़ जाएगा कि पूरे अमाउंट से एंट्री पास करनी है या इंस्टॉलमेंट अमाउंट से करनी है। तो एक ही कॉन्सेप्ट है, लमसम और इंस्टॉलमेंट का एक ही कॉन्सेप्ट है, और कन्वर्जन का थोड़ा सा अलग पार्ट है। आ जाओ जी, मैं अब एंट्री करता हूं। होप सो आपको पूरे टॉपिक का बैकग्राउंड मिल गया होगा। अब एंट्री क्या है? चाहे कन्वर्जन हो, चाहे इश्यू ऑफ लमसम हो, चाहे इंस्टॉलमेंट हो, मैं अगर थोड़ी देर के लिए कंपनीज एक्ट हटाऊं, कंपनीज एक्ट की कुछ रिस्ट्रिक्शन है, डीआरआर, डीआरआई नाम की कुछ चीजें हैं जिसकी मुझे बात करनी है स्पेशली, उनको 2 मिनट के लिए हटाऊं, तो नॉर्मली वो क्या बोलता है? कहता है 3 एंट्री, नॉर्मली बोलता है 3 एंट्री, सेम एज प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन। कहता है भैया सेक्शन 71 आता है यहां पर, उसकी बात अभी करने वाला हूं थोड़ी देर में। कहता है उसको छोड़ो, नॉर्मली अगर आप रिडेम्पशन की एंट्री मांगो मुझसे, किसकी? रिडेम्पशन की, तो वो सीधी एंट्री कहता है। कहता है देखो भाई, सबसे पहला काम, हमारे डिबेंचर हमारे हाथ में रख दो, तभी आपको मिलेगा पैसा या शेयर, जो चाहिए चाहिए ले लेना, पर पहले डिबेंचर वापस करो। दैट मींस एंट्री क्या होगी? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट। सबसे पहले हम डिबेंचर वापस लेंगे, एंट्री क्या होगी? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कुछ भी हो जाए, ये एंट्री तो होनी ही होनी है मेरे बच्चे। जितनी भी फेस वैल्यू के हम डिबेंचर रिडीम कर रहे होंगे वो यहां पर आएंगे, कि हमारे डिबेंचर वापस आ गए। फील करो, यहां परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखता था। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, अगर आपने बोला रिडेम्पशन पार पे नहीं होगा, प्रीमियम पे होगा, तो जितना प्रीमियम अमाउंट होगा वो आपका यहां पर आ जाएगा। भाई प्रीमियम फायदा है या नुकसान है? कंपनी ज्यादा पैसा देने को तैयार है, ये फायदा है या नुकसान है? नुकसान है, तो इस नुकसान को डेबिट मारेंगे, और ये टोटल मिला के एक टेम्परेरी अकाउंट खोलेंगे कि किसको पैसा देना है। ओह लो जी, मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिख रहा हूं, मुझे प्रेफरेंस का ही भूत सवार है। आप बताओ क्या? टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। लो भाई टोटल, अगर मैं नरेशन लिखूं तो बीइंग रिडेम्पशन ड्यू, बीइंग रिडेम्पशन ड्यू। एंट्री मत पूछना मुझसे बार बार, मैं पहले बोल रहा हूं,
सबसे पहली एंट्री अगर आप दिमाग में फिट करने वाले हो तो वो होगी रिडेम्पशन ड्यू करने की। ठीक है जी। उसके बाद डिबेंचर होल्डर को बोलो आ जाओ जी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। लो भाई, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, जितना आपको पे करना है। अगर आपने बोला हम चेक से, गैस में, बैंक से पे करेंगे, दैट इज हम लमसम या इंस्टॉलमेंट जैसे भी कर रहे हैं पर पेमेंट करेंगे, तो बैंक अमाउंट आ जाएगा उठाकर पेड। अगर आपने बोला पैसा नहीं हम शेयर देंगे, कन्वर्जन, हम क्या करेंगे, तीनों केस सिखा रहा हूं मैं। देखो, अगर इन लमसम है तो पूरे अमाउंट से डेबिट होगा और पूरा अमाउंट उठा के पे कर दोगे। अगर इंस्टॉलमेंट है तो भाई ये 10 लाख से मान के चलो, 10 लाख से ड्यू करोगे और जितना अमाउंट बनेगा उठा के पे कर दोगे। अगर ये कन्वर्जन है तो ड्यू तो प्रॉपर ही होगा, बस पैसे की जगह क्या जाएगा, टू इक्विटी या प्रेफरेंस, जो भी आपने शेयर दिए होंगे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस जितने भी नंबर ऑफ शेयर आएंगे मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। अगर ये शेयर पार पे नहीं प्रीमियम पे दिए होंगे तो एक चीज और आ जाएगी, क्या, टू, क्या 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 बोलो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जितने भी आपने नंबर ऑफ शेयर दिए होंगे मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट। पक्की बात है। और अगर आपको नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए तो मेरे बच्चे आप अदर देन कैश पढ़ के आए हो, बताओ कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर जो आपने इशू करने। आप बोलोगे जितना आपका अमाउंट पेबल है, अमाउंट पेबल है, माइनस अगर आपने कुछ ऑलरेडी कैश में पे कर दिया तो वो डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस पर शेयर। अब एक क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा क्लियर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर भी निकल सकते हैं, बात खत्म। तो पहला, ड्यू करने की, कोई भी केस हो यही एंट्री होगी। पूरा रिडेम्पशन कर रहे हैं तो पूरे अमाउंट से होगी, पार्टली मतलब इंस्टॉलमेंट रिडीम कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा। उसके बाद उठाकर जो पेमेंट कर रहे हो वो पेमेंट कर दोगे। अगर शेयर दे रहे हो तो टू शेयर कैपिटल, और शेयर पार पे नहीं प्रीमियम पे दे रहे हो तो एक चीज और आ जाएगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नंबर्स कैसे निकालने, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बल्ले बल्ले, नहीं दिया है तो आप अपनी कैलकुलेशन वही अदर देन कैश कंसीडरेशन वाली कैलकुलेशन लगाओगे, कितना पे करना है माइनस कितना पे कर चुके हैं डिवाइडेड बाय एक शेयर की इश्यू प्राइस, कि भैया मार्केट में क्या वैल्यू है। ठीक है जी। और फिर सर ये तीसरी एंट्री क्यों लिखी है, इस प्रीमियम को अगर राइट ऑफ नहीं किया है तो आप राइट ऑफ करोगे, लेकिन इसको राइट ऑफ करने के लिए आप सबसे पहले कहां जाओगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ, सेक्शन 52 बोलता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के 5 यूज हैं, बोनस, बायबैक, अंडरराइटिंग, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए। तो आप वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकते हो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जिसका कोई नहीं उसका फ्री रिजर्व, बोले तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या जनरल रिजर्व जो भी है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। बात खत्म, बात खत्म। 3 एंट्री मेरे बच्चे, पहले बताओ ये 3 बेसिक एंट्री हैं, क्या इनको समझ आया? चाहे आपका लमसम हो, चाहे आपका इंस्टॉलमेंट हो, चाहे आपका कन्वर्जन हो, 3 ही एंट्री होने वाली है। सर 2 पार्ट और हैं डीआरआर डीआरआई के जिसके मैं अलग से डिस्कशन करूंगा, पर ये 3 बेसिक एंट्री हैं रिडेम्पशन के नाम पे, रिडेम्पशन ड्यू, रिडेम्पशन पेड और रिडेम्पशन का प्रीमियम राइट ऑफ। बोलो हाँ या ना? जी सर। अब आ जाओ आखिरी पार्ट, खत्म मेरे बच्चों, खत्म। सेक्शन 71, जैसे हमारा सेक्शन 55 था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे, ऐसे ही सेक्शन 71 है। और वो कहता है जब भी, देखो मैं रिवीजन करा रहा हूं तो थोड़ा सा मैं लॉजिक्स कॉन्सेप्ट पे ज्यादा टाइम लगा के सीधा मुद्दे पे बात करूंगा। यही अगर मैं डिटेल में क्लास ले रहा होता तो फिर अपना आराम से डीआरआर डीआरआई पे ढंग अच्छा खासा डिस्कशन करते, क्यों बनाना है, क्या लॉजिक है, सारी चीजें। बट अभी मैं बोलूं, सेक्शन 71 कहता है कि जब भी आप रिडेम्पशन करोगे तो आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। कितनी चीजें? 2। सेक्शन 71 कहता है पहले रिडेम्पशन, ये जो 3 एंट्री आपने पढ़ी है ना, कौन सी वाली, जो ये 3 एंट्री पढ़ी है, कह रहा है इन 3 एंट्री से पहले मेरा मुंह बंद करवाना पड़ेगा। सेक्शन 71 कहता है हमारे मुंह पे टेप लगाओ। अब कैसे लगेगा टेप? जब हमारी ये 2 बातें पूरी कर दोगे हम शांत बैठ जाएंगे, चुपचाप हमारी तीसरी आंख बंद हो जाएगी। तो भोलेनाथ जी कैसे बंद होंगे? इधर सुनो। सबसे पहले कहता है
आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक रिजर्व जिसका नाम है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जैसे वहां सीआरआर बनाना पड़ता था, यहां बनाना पड़ेगा डीआरआर। क्या बनाना पड़ेगा? डीआरआर। सर क्यों? ऑफ कोर्स पैसे का फील होना चाहिए भाई। आप कंपनी पैसा वापस करने वाले हो तो कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई आउटसाइडर का पैसा पे करने के लिए आपने जोड़ा है तो वो जोड़ो पैसा, अगर नहीं जोड़ा है तो जोड़ो। अब कितना जोड़ना है? कहता है देखो डीआरआर बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंट्री सिंपल है, अगर मैं एंट्री करूं तो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल से पैसा निकालोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट, और उठा के पैसा डाल दोगे टू डीआरआर अकाउंट। तो एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, बीइंग डीआरआर क्रिएटेड, ठीक है। सबसे पहला काम यही होगा, सबसे पहले आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा। दिस इज योर फर्स्ट काम, दिस इज योर फर्स्ट काम। नाउ क्वेश्चन इज कितना? तो मेरे बच्चे आराम सुनना, यहां मैं एक सीधा सा चार्ट बनाऊं, आराम सुनना। अगर आपकी कंपनी कोई भी बैंकिंग कंपनी है, कोई भी एनबीएफसी है, कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अच्छा इंश्योरेंस गलत लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस गलत दिया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी गलत लिख दिया, दोबारा सुन लो। बैंक, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस पे हम कंपनीज एक्ट में अच्छा खासा डिस्कशन करते हैं। क्यों सर? इनको ऑलरेडी कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई है। बैंकिंग को आरबीआई बैठा है, एनबीएफसी वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह सर बैठे हुए हैं, ठीक है। कहता है चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, इनको कोई डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। नो डीआरआर रिक्वायर्ड, कोई डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। ये लिमिट नहीं याद रखनी है, बस ऐसी लॉ में दिया हुआ है तो आपको मैंने पढ़ा दिया है। लेकिन इनके अलावा कोई कंपनी, अदर कंपनी, तो उसमें दो पार्ट हो जाएंगे। अगर वो लिस्टेड कंपनी है, क्या है? लिस्टेड, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अगेन उसे नो डीआरआई, कोई डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई पैसा रिजर्व में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है बेटा, जिसका कोई करता धरता नहीं है, देखो ना बैंक का, आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह वगैरह करता धरता है, लिस्टेड कंपनी के ऊपर बैठा है सेबी। सेबी कहता है मैं संभाल लूंगा भाई, मैं देख लूंगा, आप टेंशन मत लो। तो इन लोगों के करते धरता है कि भाई सीआरआर बनाओ, एसएलआर बनाओ। बैंक वैंक को कई सारी रिक्वायरमेंट है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सारे रिजर्व वगैरह बनवाती है आरबीआई, ठीक है। यहाँ से भी मेंटेन करती है डिटेल, तो यहाँ टेंशन नहीं है। लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनी है, कोई भी इनका ऊपर नहीं बैठा हुआ है, तो कंपनीज एक्ट कहता है हम देखेंगे। और हम कितना देखेंगे? कहता है 10%। कितना? कम से कम, मिनिमम है भाई 10%। से ज्यादा बनाना चाहते हो बना सकते हो, पर 10% आपको टोटल फेस वैल्यू का याद रखना। टोटल, अगर आपकी कंपनी में 50 लाख डिबेंचर है, भले ही आप इस साल 20 लाख वापस कर रहे हो, आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा पूरे 50 लाख का। 10% बोले तो 5 लाख रुपए का। बात समझे? ये कम से कम है। आप इससे ज्यादा बनाना चाहो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली बात, कैसे बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। कितना बनाना है और किसको बनाना है? तो बैंकिंग कंपनीज को नहीं बनाना है, लिस्टेड कंपनीज को नहीं बनाना है, जितनी भी अनलिस्टेड कंपनी है उनको बनाना है। वो भी कितना? 10% टोटल फेस वैल्यू के डिबेंचर का, ठीक है। कब तक बनाना है? सर जिस साल आप रिडेम्पशन कर रहे हो, जिस साल आप रिडेम्पशन कर रहे हो उस साल के प्रीवियस क्लोजिंग ईयर तक आपको बना के चलना है। मतलब अगर मैं बोलूं, मान लो मैं 31 मार्च 2027 को रिडेम्पशन कर रहा हूं, तो मुझे 31 मार्च 2026 तक डीआरआर बना लेना पड़ेगा। या ये मान के चलो जिस साल रिडीम कर रहे हो उसकी पहली तारीख तक आपके पास इतना सफिशिएंटली डीआरआर में पैसा होना चाहिए। वैसे तो इन्होंने लिखा लास्ट क्लोजिंग ईयर, तो जो भी आपका पिछला फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है वो, मान लो आपने कहा मैंने 15 जुलाई को रिडीम करना है, तो 15 जुलाई 2026 को रिडीम करना है, तो 31 मार्च 2026, हाँ जी, क्योंकि लास्ट क्लोजिंग 26 ही होगा ना, तो जो भी लास्ट होगा वहां तक बना के चलना पड़ेगा। बट इतनी टेंशन मत लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लॉ के पॉइंट है। अपन थोड़ा अकाउंट्स चलते हैं तो अकाउंट्स में क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। बट इतना ही नहीं, वो कहता है डीआरआर तो बनाओगे ही बनाओगे, साथ में इस पैसे को आप अपनी गुल्लक में नहीं रखोगे,
इस पैसे को जो आपने गुल्लक में डाला ना, इसे आपको गवर्नमेंट के पास एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। सर जी गवर्नमेंट के ट्रस्ट में, यूनिट ट्रस्ट बॉन्ड वगैरह में, गवर्नमेंट बॉन्ड में या शेड्यूल्ड बैंक के पास इसे जमा करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा जाएगा और बैंक के, गवर्नमेंट के पास हमारी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। पर कितना सारा नहीं सर, यहां अलग रिक्वायरमेंट है। कहता है सर जी आपको जमा करना पड़ेगा 15% ऑफ, 15% ऑफ रिडीमेबल फेस वैल्यू। रिडीमेबल फेस वैल्यू मतलब अगर मेरी कंपनी के टोटल डिवेंचर 50 लाख है, टोटल डिवेंचर 50 लाख है और मैं इस साल जो रिडीम करने वाला हूं वो 20 लाख के कर, तो मेरे बच्चे कसम खा लो डीआरआर जो बनेगा वो टोटल पे बनेगा और डीआरआई जो बनेगा वो सिर्फ रिडीमेबल अमाउंट पे बनेगा। मतलब 5 लाख का मुझे डीआरआर बनाना पड़ेगा और 20 लाख का 15%, 3 लाख का मुझे डीआरआई में पैसा जमा करना पड़ेगा। बट अगर सर ये लमसम रिडेम्पशन होता, मतलब 50 लाख का पूरा 50 लाख रिडीम करता, तो डीआरआर बनाना पड़ता 5 लाख पर डीआरआई में जमा करना पड़ता 7.5 लाख। ओ माय गॉड सर, ज्यादा? हाँ ज्यादा, क्योंकि डीआरआर 10% है और डीआरआई 15% है। बट कहानी में अंतर क्या है, ट्विस्ट क्या है, ये टोटल का है और ये रिडीमेबल वैल्यू। ये कब तक बनाना है सर, ये आपको दिया गया है 30 अप्रैल, 30 अप्रैल ऑफ रिडेम्पशन ईयर। जिस साल रिडीम हो रहा है उस ईयर के 30 अप्रैल तक पैसा जमा हो जाना चाहिए। अपन क्वेश्चन में 1 तारीख को ही सारा काम कर देंगे, 1 तारीख को ही डीआरआर बना देंगे और 1 तारीख को ही पैसा उठा के जमा कर देंगे। ठीक है सर, तो 2 काम करने हैं सेक्शन 71 के, खत्म मेरे बच्चे। पहला, डीआरआर में पैसा जमा डालना है, ब्लॉक करना है और फिर उस पैसे को अपने पास ना रख के बैंक में गवर्नमेंट के पास जमा कर देना है। क्लियर है? तो अब मैं एंट्रीज पे आऊं, बताओ कितनी एंट्री बनेगी अगर मैं एंट्री पे आऊं। ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान सुनना। सबसे पहले आप बनाओगे डीआरआर की एंट्री, तो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। बोलो हाँ है ना। सबसे पहले डीआरआर क्रिएट होगा, बीइंग डीआरआर क्रिएट, बीइंग डीआरआर क्रिएट। बताओ कितना क्रिएट होगा, जो भी क्रिएट होगा हमारा टोटल का, जितना भी टोटल डिबेंचर है उनका 10%, टोटल का 10%। ये जनरली हम कब करेंगे, 1 अप्रैल 2025। मतलब मान लो अगर मेरा 31 मार्च 2026 इस साल के एंड में रिडीम हो रहा है, तो साल शुरू होने की पहली तारीख को मैं डीआरआर क्रिएट कर लूंगा। दूसरा पॉइंट, जैसे ही डीआरआर क्रिएट होगा सेम डे मैं इस पैसे को उठा के इन्वेस्ट कर दूंगा, तो एंट्री होगी डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा कितना, जितना भी रिडीमेबल फेस वैल्यू है उसका 15%, रिडीमेबल फेस वैल्यू का 15%। याद रखना फेस वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू का ही सारी चीजें। उसके बाद जिस दिन रिडेम्पशन डेट होगी, जो भी रिडेम्पशन डेट होगी, मान लो मेरे केस में रिडेम्पशन डेट है 31 मार्च 2026, दैट इज ईयर एंड, वहां पे काम शुरू होंगे। बाकी क्या क्या काम होंगे, सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट जो पैसा बैंक के पास रखा हुआ है, बैंक गवर्नमेंट के पास रखा हुआ है, गवर्नमेंट को कहूंगा भाई साहब ये पैसा जमा किया था रिडेम्पशन के लिए ना, आज मैं रिडेम्पशन करने जा रहा हूं, तो मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। तो नाउ गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट रियलाइज करूंगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, टू डीआरआई अकाउंट। और अगर मान लो इस पे इंटरेस्ट आया, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट होगा, इन्वेस्ट करा है तो पैसा है तो ब्याज आएगा, तो एक और एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट, साथ में मर्ज कर देता हूं, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। सर क्यों, क्योंकि मुझे बताओ ये इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा या मिलेगा। भाई मैंने बैंक गवर्नमेंट के पास पैसा जमा किया, मान लो 12 महीने के लिए जमा किया, तो 12 महीने का ब्याज मिलेगा ना मुझे, और मुझे मिलेगा तो मेरे लिए खर्चा है या इनकम है, इनकम, इनकम डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, क्रेडिट, तो इसीलिए मैंने क्रेडिट कर दी। ठीक है, बीइंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड। ठीक है जी, ठीक है मेरे बच्चे। नाउ क्या होगा मेरे बच्चे, बताओ जल्दी से। अब वही घिसे पिटे काम, बताओ क्या। सबसे पहले अपना वही डिबेंचर ले लो, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट। प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, तो बीइंग रिडेम्पशन ड्यू। ये सारी एंट्री कब हो रही होंगी, रिडेम्पशन ड्यू। फिर आप उठा के पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, बताओ क्या होंगे, पेमेंट होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग
पेमेंट मेड, बीइंग पेमेंट मेड। फिर उसके बाद क्या होगा सर जी, छठी एंट्री आप इस प्रीमियम को राइट ऑफ करोगे। तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर है तो वो लिखेंगे, वरना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट कर लेंगे और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ऑफ कोर्स फर्स्ट प्रेफरेंस ये होगी, सेकंड प्रेफरेंस ये होगी। क्लियर है, बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ। ठीक है जी। और लास्ट सर जी, लास्ट क्या, ये तीन एंट्री तो बेसिक है। इसके बाद जो डीआरआर बनाया था, ये जो गुल्लक में पैसा डाला था, मेरा कंपनी से कहता है एक बार रिडेम्पशन हो गया तो अपना जब इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा निकाल लिया तो इस गुल्लक को भी फ्री कर दो। दैट मीन्स आपको लास्ट एंट्री करनी पड़ेगी डीआरआर अकाउंट डेबिट, डीआरआर खत्म और ये पैसा उठा के आप डालोगे टू पीएनएल में, नहीं मेरे बच्चे, जर्नलिज्म में। क्यों सर जर्नलिज्म में, क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने पैसा एक बार में ना जोड़ा हो, 2-3 सालों में धीरे धीरे जोड़ा हो, तो अगर आप पीएनएल में डाल दोगे तो वो एक साल की इनकम बढ़ा देगा, तो वो करंट ईयर से मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको इसे जर्नलिज्म में अलग से शो करना पड़ेगा कि ये पैसा बच गया। क्लियर है, जो भी है वो आप रिजर्व में डाल दोगे, बीइंग रिजर्व कैंसल, बीइंग रिजर्व कैंसल। खत्म मेरे खत्म बच्चों। ज्यादा एक एंट्री हो सकती है कि हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और पे किया हो साल में, क्योंकि हमने रिडेम्पशन साल के एंड में किया है तो ब्याज पे किया, उसकी एंट्री एक और हो जाएगी। तो टोटल देखा जाए तो दो एंट्री अगर मैं बात करूं, देखो हिसाब समझाऊं तो बेटा इधर देखो, आप कहोगे डीआरआर के नाम पे कितनी एंट्री बेटा, जल्दी बोलो, दो। क्या क्या दो? सबसे पहली एंट्री बनने की, एक क्रिएट होने की और एक कैंसिल होने की। ठीक है जी। डीआरआई के नाम पे कितनी एंट्री, दो। बताओ कितनी, कैसे कैसे? सर जी, एक आपकी इन्वेस्ट करने की और एक आपकी रियलाइज करने की, पैसा डालने की और पैसा निकालने की। रिडेम्पशन के नाम पे कितनी एंट्री मेरे बच्चे, तीन। कितनी एंट्री, तीन। क्या क्या सर? पहले ड्यू करने की, फिर पे करने की और फिर प्रीमियम को राइट ऑफ करने की, प्रीमियम को राइट ऑफ। टोटल हो गई अगर देखा जाए तो 7 एंट्री। 7 एंट्रीज में मेरा चैप्टर खत्म, 7 एंट्री में मेरा चैप्टर खत्म, 3 काम में बस। होप सो इससे बेटर तरीके से मैं आपको रिडेम्पशंस नहीं रिवाइज करा सकता और ना ही समझा सकता। बेस्ट तरीका है, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे पास और भी तरीके हैं, बट दिस इज माय बेस्ट। एक पॉइंट है, लास्ट बात, कि अगर आपने बोला सर कन्वर्जन है, क्या है? कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन इनटू शेयर्स, कन्वर्जन इनटू शेयर्स, मतलब आपका रिडेम्पशन है जो, ये मेथड तब लगेगा जब आप लमसम कर रहे हो या इंस्टॉलमेंट कर रहे हो। देखो लमसम करोगे तो 7 एंट्री में ही काम खत्म, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट करोगे तो आपको हर साल ये एंट्री करनी पड़ेगी, हर साल डीआरआई बनाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, और डीआरआर बनाने की एक एंट्री होगी, क्योंकि बनाने का काम एक होगा, हाँ कैंसल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होता जाएगा, तो अभी दिखा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं किसी क्वेश्चन में। क्लियर है? तो सर ये एंट्री लमसम में ही है, इंस्टॉलमेंट भी है, बस अमाउंट में फर्क आ जाएगा थोड़ा सा। लेकिन अगर कन्वर्जन हो रहा है तो मेरे बच्चे बताओ, क्या हमें पैसा देना है? कैश आउटफ्लो है क्या? सर पैसा जाएगा क्या? नहीं, शेयर जाएगा, कागज का टुकड़ा जाएगा। तो मेरा कंपनीज एक्ट कहता है जब कैश का आउटफ्लो ही नहीं है तो काय को जोड़ना है, काय को इन्वेस्ट करना है। मतलब डीआरआर की नो एंट्री, कोई डीआरआर नहीं बनेगा इन केस ऑफ कन्वर्जन, कोई डीआरआई नहीं बनेगा, दैट इज नो डीआरआई। मतलब ना डीआरआर ना डीआरआई, सिर्फ ये तीन एंट्री, सिर्फ ये तीन एंट्री कन्वर्जन में और काम खत्म। बात समझ आ रही है? तो कन्वर्जन में आपको ना डीआरआर का काम करना है ना डीआरआई का काम करना है, सिर्फ आपको मेन एंट्री पास करनी है। सर पार्टली कन्वर्टेबल है, मतलब कुछ पोर्शन कन्वर्टेबल है, कुछ पोर्शन नॉन कन्वर्टेबल है, तो जो नॉन कन्वर्टेबल है उतने के लिए डीआरआर डीआरआई बना लेंगे, पर जो कन्वर्टेबल पोर्शन है उसके लिए कोई डीआरआर डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर वो आपसे एंट्री ना मांग के लेजर मांगता है। मान लो मैं इसी पे बोलूं कि सर आपको लेजर बनाने, तो आप बताओ कितने लेजर बनने चाहिए, सोचो। अगर बोलूं सबसे पहला आपको नहीं लगता डीआरआर अकाउंट बनना चाहिए, लो मैं लिखते जा रहा हूं, सबसे पहले क्या बनेगा, डीआरआर। फिर आपको नहीं लगता डीआरआई बनना चाहिए, बिल्कुल जी डीआरआई बनना चाहिए। फिर आपको नहीं लगता बैंक का बनना चाहिए एक, बिल्कुल जी बैंक का, यहाँ पे बैंक का हो जाएगा। ये डीआरआई डीआरआई का हो जाएगा, डीआरआर का हो ही चुका है, इंटरेस्ट साथ में अलग से कर लेंगे।
फिर क्या बनना चाहिए सर जी, आपको परसेंटेज ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनना चाहिए। फिर क्या बनना चाहिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का अकाउंट बनना चाहिए, बोलो हाँ या ना। फिर क्या बनना चाहिए, डिबेंचर होल्डर का अकाउंट बनना चाहिए। तो ये खत्म, ये दोनों पहले ही हो जाएंगे, डिबेंचर होल्डर बैंक में खत्म। प्रीमियम रिडेम्पशन हो ही गया, पीएनएल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, डीआरआर का काम ऑलरेडी पहले ही हो चुका है, तो डीआरआर में जर्नलिज्म अपने आप हो जाए। तो नॉर्मली आपको 6 अकाउंट बनाने की जरूरत होती है, जिसमें अगर क्वेश्चन मांगे कि अकाउंट बनाने तो कितने अकाउंट, अगर वो खुद लिख दे तो बहुत बढ़िया, लिखे कंसर्न्ड अकाउंट अपने आप बना के दिखाओ कौन से, तो आपको 6 अकाउंट बना के आने चाहिए, डीआरआर, डीआरआई, डिबेंचर, प्रीमियम रिडेम्पशन और डिबेंचर होल्डर, और लास्ट में सबसे एंड में बैंक। क्लियर है। इंटरेस्ट विंटरेस्ट का अकाउंट जब तक क्वेश्चन क्लियरली ना मांगे मत बनाओ, पीएनएल वीएनएल जब तक ना बोले मत बनाओ। बात समझ आ रही है? ठीक है जी, डन है, पक्का। चैप्टर तो वाइंड अप है सर, चैप्टर तो वाइंड अप है। मैं आज एक क्वेश्चन करा के आपको बाय कर दूंगा कन्वर्जन वाले पे, है ना, कन्वर्जन पे और नॉर्मल पे। अकाउंट वाला बनाने वाला क्वेश्चन अगले सेशन में करेंगे, है ना। तो आओ मैं आपको पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूं, कौन से वाले पे, कन्वर्जन वाले पे, है ना। आओ देखो, ये मुझे पूरे अकाउंट वाले क्वेश्चन कराने, तो अकाउंट वाले क्वेश्चन अलग से करेंगे, एक कन्वर्जन पे कर देते हैं। आओ मेरे साथ में पढ़ो। कह रहा है सर हमारा XYZ लिमिटेड है, 1000 डिबेंचर कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करे, 100 रुपए का डिबेंचर है, रिडीम होंगे आफ्टर पीरियड ऑफ 5 ईयर। ठीक है, तो 100 इंटू 1000 मतलब 1 लाख, 1 लाख के डिबेंचर हो गए जो आप रिडीम करने वाले हो 5 साल बाद, और कंडीशन लिखी है कि ये डिबेंचर जो रिडीम होने वो होने एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब 1 लाख की चीज जो वापस होगी वो होगी 1,05,000 में, 105 रुपए में रिडीम करने। डिबेंचर होल्डर के पास एक राइट है, ऑल्सो होल्डर है द ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन है कि वो अपने रिडेम्पशन के टाइम पे जब वो पैसा लेने आए तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं 20% ऑफ देयर होल्डिंग, 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर, इनटू इक्विटी शेयर, और जो एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन कंपनी इशू कर रही है प्राइस, प्राइस बोले तो प्राइस इंक्लूडिंग प्रीमियम कितने रुपए में, 20, तो दिस इज इशू प्राइस। अब पॉइंट क्या बोला, देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ही नहीं समझ आता मेरे बच्चों को। ऑप्शन ये है कि डिबेंचर होल्डर जी जब आप आओगे तो या तो आप पूरा कैश ले लो 100% कैश, या ऑप्शन ये है कि 20% शेयर ले लो और बाकी 80% कैश। ओ, ऑप्शन समझ आया? हाँ जी, देखो ना, देखो यहां लिखा है बैलेंस इन कैश, या तो पूरा कैश ले लो, या तो पूरा कैश, या 20% शेयर और 80% कैश। अब क्या हुआ है, कह रहा है डिबेंचर होल्डर जिनके पास 20,000 रुपए के डिबेंचर है फेस वैल्यू, उन्होंने ऑप्शन ले लिया ऑप्ट टू गेट देयर डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। कह रहे हैं वो हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो बाकियों ने अपना कन्वर्जन नहीं किया, उनको पैसा चाहिए। आपको कह रहा है बताइए कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे और कैश कितना पे करना पड़ेगा। डिबेंचर 20,000 के लिए भी मैं सारे के लिए काम करूंगा, ठीक है। आ जाओ, मैं आपको एक वर्किंग बना के दिखाता हूँ, बढ़िया से समझ आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो सर, हमारी अगर मैं सोल्यूशन लिखूं तो आप एक वर्किंग नोट बनाओ या मेन आंसर भी चार्ट फॉर्म में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर टोटल हमारे पास जो फेस वैल्यू है वो है 1 लाख डिबेंचर्स, 1 लाख डिबेंचर्स टोटल में। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि सर इसमें से दो हिस्से हो गए, जिन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है वो यहां हो गए, और जिन्होंने ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज किया है वो यहां हो गए। तो बताओ कितनों ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है। सर अपने पास क्लियर डेटा है कि 20,000 की फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जिनकी 20,000 है उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया। क्लियर है, तो इनका मतलब है कि इनको जो मैं रिडीम करना है वो कितना करना है, 20,000 तो इनकी फेस वैल्यू है, 5% एक्स्ट्रा दूंगा, बोलो हाँ है ना। तो 20,000 का 5% कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से 1,000, तो इसका मतलब 21,000 रुपए मुझे इन्हें देना है। पहले ये बात समझ आए कि देना कितना है, 21,000। ठीक है, इधर जिन्होंने नहीं किया उनकी फेस वैल्यू कितनी थी मेरे बच्चे, 80,000, और 80,000 को जो मैं रिडीम करूंगा, रिडीमेबल वैल्यू तो वो है 80,000 तो देना ही है, प्लस 5% एक्स्ट्रा देना है, इसका मतलब है 84,000, 84,000 देना। बोलो हाँ है ना।
अब वहां हिसाब में दिक्कत नहीं है बेटा, वहां आप सीधा लिखोगे कि ये हम क्या करेंगे, पेड इन कैश, हमने ये कैश में पे कर दिया है, ठीक है जी, ये तो कैश में पे कर दिया। बट इसके दो हिस्से हुए, बोलो क्या क्या। इसका ये हुआ है कि 20% तो हम देंगे शेयर्स और बाकी 80% हम देंगे कैश। ओके जी, ओके। तो फटाक से बताओ, शेयर में अगर मैं बात करूं, शेयर में तो आपका कितना बनता है, 21,000 का 20% अगर आप निकालोगे तो ये बनता है ऑलमोस्ट 4,200। कितना बनता है, 4,200 के मुझे शेयर देने पड़ेंगे, पूरा थोड़ी ना, सिर्फ 4,200। और 21,000 का 80% तो मुझे तब भी क्या देना पड़ेगा, कैश ही देना पड़ेगा। तो 21,000 का 80% हो जाएगा कितना, मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 16,800, है ना, 16,800, 16,800। तो ये तो कैश में ही आ गया, ये तो कैश ही है, पर इसके लिए देने पड़ेंगे शेयर। अब कितने नंबर ऑफ शेयर आएंगे, आ जाओ। तो यहां मैं बोलूंगा नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए, भाई दोबारा सुनो, देखो हमारे पास टोटल 1,00,000 के डिवेंचर थे, जी हाँ, जिसमें से क्वेश्चन ने बोला 20,000 वालों ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है और 80,000 वालों ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है, तो उनको तो पूरा जितना बनता है 5% मिला के कैश दे दो, खत्म, उनका तो वहीं का वहीं हिसाब खत्म। 80,000 का 5%, 84,000 लो और जाओ टाटा बाय बाय, ठीक है। लेकिन जो 20,000 है उनका बनता है हिसाब 21, कितना बनता है 21, लेकिन 21 में उन्होंने ऑप्शन लिया, तो हमने वादा किया था कि 21,000 पूरा कैश में नहीं देंगे, कुछ शेयर देंगे और कुछ कैश। तो जो 80% पोर्शन है वो कैश में दे दिया और जो 20% आया 4,200 के लिए, उसके लिए हम शेयर देंगे और एक शेयर का इशू प्राइस कितना है 20, एक शेयर का इशू प्राइस कितना है 20। तो जब मैं यहां निकालूंगा तो 210 शेयर कंपनी इशू करने वाली है, 210 शेयर इशू करने वाली है। तो क्वेश्चन ने पूछा था कितने शेयर इशू करने वाले, 210। क्वेश्चन ने पूछा था कितना कैश देने वाले हम टोटल में, तो टोटल में देने वाले 84 और 16 मिला के 1,00,000, कितना मेरे बच्चे, 1,00,000, कितना हो जाएगा 1,08,000 रुपए, 1,08,000 रुपए हम लोग, सही से लिखता हूं मैं से, 1,08,000 रुपए हम जो देने वाले हैं वो कैश फॉर्म में पैसा देने वाले हैं, ठीक है। टोटल 1,05,000 देना है, जिसमें से 4,200 शेयर के नाम पे दे देंगे और 1,08,000 रुपए कैश के नाम पे। क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, पर मैं करूंगा सेवा, एंट्री करते हैं, चलो आओ एंट्री करते हैं। एंट्री करें इसकी, पता है क्या एंट्री क्या होगी, बताओ। परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, मुझे नहीं पता कितने परसेंट है, मैं देख भी नहीं रहा। परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने के डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 1,00,000। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, पहले ड्यू करो ना प्रॉपर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, बेटा कितना 5,000। टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर बेटा कितना 1,05,000, ठीक है जी। अगला क्या होगा जल्दी बताओ, अगला क्या होगा, सर डिबेंचर होल्डर बुला लो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितना 1,05,000, बोलो यहां तक बात क्लियर है। भाई ये तो नॉर्मल काम हो गया ना, ड्यू और अब पेड। अब आप कैसे पे करोगे, आप बोलोगे टू कैश, टू कैश। तो कैश का आप ऑलरेडी वर्किंग नोट बना के बैठे हो, वर्किंग नोट के हिसाब से कितना पैसा आया, 1,08,000 रुपए आप कैश देने वाले हो। ये कैसे आया था याद है, 16,800 प्लस 84,000 दोनों का मिला के 1,08,000 कैश देने वाले हो। बाकी के आप देने वाले हो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और बेटा ये पार पे है नहीं सर, प्रीमियम पे है, तो एक और चीज आ जाएगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब कितने शेयर हैं, 210 शेयर, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10, 210 रुपए, एक शेयर का प्रीमियम भी कितना है 10, क्योंकि 10 का शेयर 20 रुपए में इशू हो रहा है, तो इसका मतलब 21,000 के शेयर जाएंगे और 21,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्लियर है। बाकी अगर प्रीमियम को राइट ऑफ करना है तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडेम्पशन। बट ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये अदर देन कैश हो गया, ठीक है, तो अपन पीएनएल से ही डेबिट मारेंगे, ठीक है। तो वो छोड़ दो, मुझे ये दो एंट्री सिखानी थी और वो मैंने कर दी, बात खत्म है।
बोलो ना मेरे बच्चे, डन है जी, डन है, बिल्कुल डन है जी कन्वर्जन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कन्वर्जन का, बस कन्वर्जन का इससे ज्यादा क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करना है ना जरूरत है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है बैलेंस शीट वाला, बस इस पे वाइंड अप करने वाले हैं क्लास आज हम। कह रहा बैलेंस शीट है बीई कंपनी की और अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन एएफआई, बैंकिंग कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी। क्यों लिखा है ये? क्योंकि किसी भी बैंकिंग कंपनी, लिस्टेड कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डीआरआर डीआरआई नहीं बनाना है। तो सिर्फ हमारी अनलिस्टेड कंपनी है, इसका मतलब हमें डीआरआर डीआरआई बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। कह रहा है कैपिटल ईयरी, हमें कैपिटल का क्या लेना देना, 2 लाख की कैपिटल है, 1,20,000 का रिजर्व है, ये हमारे काम की चीज है इस चैप्टर के लिए। 1,20,000 के डिबेंचर है। ठीक है, मतलब थर्ड पे आगे जाके देख लेंगे। ट्रेड पेबल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, एसेट साइड में पीपीई है हमारे पास, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश बैंक बैलेंस है 2,30,000 का, और ये 1,20,000। तो बैंक बैलेंस भी सफिशिएंट है, बैलेंस शीट नॉर्मल है, मैंने देख लिया है। मुझे सिर्फ एक चीज ढूंढनी थी पूरे क्वेश्चन में, विच इज डिबेंचर, जो मुझे कहीं ना कहीं नोट में जाके पता चलेगा। अब आगे चलते हैं। जब नोट देखेंगे तो शेयर कैपिटल में ऑथराइज शेयर कैपिटल इतनी है, लेकिन इशूड कितनी है, 20,000 शेयर है 10 रुपए के। तो एक कंपनी पे जो शेयर है, और कुछ ना बोले तो आप इक्विटी शेयर मानोगे, तो 20,000 शेयर है 10 रुपए पर। हम तो शेयर थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, डिबेंचर पढ़ रहे हैं। रिजर्व में सारे फ्री रिजर्व हैं, और लॉन्ग टर्म में यही तो थी चाहिए। 12% डिबेंचर है कितने के, 1,20,000। याद रखना 1,20,000 के डिबेंचर है, 1,20,000 का रिजर्व है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और कहीं ना कहीं शेयर भी हमारे पास, कोई टेंशन नहीं। आगे चलो, पूरे क्वेश्चन में नोट्स में पढ़ता जा रहा हूं, मुझे कोई ज्यादा टेंशन है नहीं। अब आ जाओ, ये है मेन मुद्दा, क्या करा है हमने। कह रहा भैया जनरल मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन देंगे कि वो परचेज कर सकते हैं एक 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में। ठीक है, एक शेयर खरीद सकते हैं, एक शेयर खरीद सकते हैं फॉर एवरी 4, मतलब 1:4 का रेशियो है। हर 4 के बदले एक शेयर खरीद सकते हैं 10 रुपए का, प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, बोनस से पहले जो भी उनके शेयर थे, और सबने ये ले लिया। इसे बोलते हैं राइट शेयर। क्या बोलते हैं, राइट शेयर। कि भैया हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट दे रहे हैं कि भाई हमसे शेयर खरीद लो। ऑफ कोर्स ये मार्केट से सस्ता होगा, ऑफ कोर्स क्वेश्चन में नहीं बोला, पर मार्केट से सस्ता होगा। सर क्या करेंगे, अरे मेरे बच्चे 2 एंट्री, वही पुरानी घिसी पिटी 2 एंट्री। एक बार रिवाइज करो, अगर मैंने कहा शेयर इशू करा है तो बताओ एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पैसा आएगा और शेयर जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसके बाद वही शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बोलो है ना। तो जैसे ही राइट शेयर बोले तो सेम पब्लिक शेयर वाली एंट्री, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, अब क्या होगा, अब हमने सेकंड नंबर पे एक बोनस शेयर हर 5 के बदले। अब थोड़ी कैलकुलेशन लगाओ मेरे साथ। सर हमारी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर जो थे, जरा हिसाब लगाओ, एग्जिस्टिंग शेयर जो थे वो थे 20,000। सर याद है, हाँ जी मुझे याद है। और हमने बोनस से पहले, मतलब जब हमने राइट की कैलकुलेशन करी, तो कह रहा बोनस देने से पहले, मतलब पुराने शेयर उनको हर एक दे रहा था 4 के बदले, मतलब 5,000 शेयर राइट इशू करे थे। और ऑफ कोर्स एक शेयर 15 रुपए पे था, तो पैसा आया 75,000। तो पहली जो एंट्री हुई होंगी वो 75,000 से आपने पास करी होंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन वाली। अब जब बोनस की बात करोगे तो बोनस में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मतलब जितने भी शेयर है सब पे। तो भाई 20 तो पहले से थे, 5,000 शेयर और राइट के आ गए, टोटल आ गए 25,000। 25,000 शेयर का 1/5, हर 5 के बदले एक। तो नए शेयर बोनस के नाम पे कितने आएंगे, अगेन 5,000 शेयर। ओ, और शेयर बोनस ऑलवेज किस पे दिया जाता है, फेस वैल्यू। तो बोनस का अमाउंट कितना हो गया, 50,000। अब 50,000 की बोनस शेयर कैपिटल इशू करनी है मेरे बच्चे। और जल्दी बताओ, अभी अभी पढ़ के आए हैं, बोनस की कितनी एंट्री, अगेन 2 एंट्री। अभी दिखा दूंगा मैं करके। क्या सर, रिजर्व अकाउंट डेबिट, कौन सा रिजर्व, देखो एसपीआर है, सीआरआर तो है नहीं, तो एसपीआर यहां से आएगा, 15 रुपए में इशू है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट जितना होगा, नहीं होगा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी। और फाइनली अब आया है हमारा डिबेंचर्स को रिडीम करना है। 1,20,000 के डिबेंचर थे, नोट्स में दिया था, उसे प्रीमियम 3% के प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो कर देंगे भाई,
3 एंट्री, पहले डिबेंचर वापस लेंगे, फिर डिबेंचर को पे करेंगे और फिर प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। सर डीआरआर डीआरआई का काम करना है, बिल्कुल करना है, बट इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमने जो डीआरआर की इन्वेस्टमेंट वगैरह थी वो ऑलरेडी रियलाइज कर चुके हैं एट पार पे एज पर द एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू, जो भी बुक वैल्यू थी उसके हिसाब से हम अपनी रियलाइज कर चुके हैं, पेड वेड सब आ चुका है। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन में, देखो अब ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा आपके एग्जाम में कितने नंबर का। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं कहूंगा मान के चलेंगे कि हम 2 एंट्री राइट की, 2 एंट्री बोनस की और 3 एंट्री रिडेम्पशन की सिर्फ पे करने वाली करेंगे, डीआरआर डीआरआई की एंट्री नहीं करेंगे। ये इसलिए नहीं क्योंकि करनी नहीं है, क्वेश्चन रिक्वायर नहीं सर, एज पर द क्वेश्चन हमारी अनलिस्टेड कंपनी हमें करनी तो है, बट मान के चलेंगे कि क्वेश्चन ने ऑलरेडी काम कर दिया है। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन हुआ तो ऑफ कोर्स डीआरआर डीआरआई की एंट्री भी मार देना। अब मैं आपको दिखाता हूं, मैंने एंट्री करी हुई है फटाक से आपके लिए, क्योंकि एंट्री पे हम टाइम खराब नहीं करते हैं, तो मैं कहता हूं एंट्री मैंने करी हुई है, ये एंट्री है। अब मुझे अमाउंट भरवा दो। चलो सबसे पहले क्या होगा हमारा, जल्दी बताओ। अगर मैं काम शुरू करूं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोनस शेयर, सॉरी बोनस कह रहा हूं, सबसे पहले राइट शेयर लो भाई, ये व्हाइट पेन लो, और मैंने कहा सबसे पहले राइट शेयर। तो बताओ कितने राइट शेयर थे, हमने निकाला था 5000 शेयर है, एक शेयर 15 रुपए का, इसका मतलब पैसा आया 75,000 और एप्लीकेशन गई 75,000। तो पहली एंट्री बिल्कुल नॉर्मल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। फिर एप्लीकेशन आएंगी 75 की, हम शेयर देंगे, कितना देंगे 5000 इंटू कितने रुपए का शेयर है मेरे बच्चे, 10 रुपए, तो मल्टीप्लाई बाय 10 और 5000 पे जो 5 रुपए एक्स्ट्रा है वो प्रीमियम, तो 50,000 की कैपिटल और 25,000 का प्रीमियम। लो जी, राइट इशू का काम खत्म, बिल्कुल डिट्टो नॉर्मल एंट्री। अब आ जाओ बोनस का, बोनस कितना है, तो हमारी कंपनी में 25,000 शेयर हो चुके हैं, हर शेयर दे रहे हैं 5 के बदले 1, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर कितने हो गए 5000 शेयर, और एक शेयर की फेस वैल्यू है 10, मतलब हमें जो पैसा चाहिए वो हम ऑलरेडी निकाल के बैठे थे 50,000 रुपए। अब कहां से आएगा 50, भाई रिजर्व डेबिट करो, तो रिजर्व में पहला रिजर्व हमारे पास आ जाएगा 25,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज कर लो। नहीं है पूरा तो भाई हमारे पास एक्स्ट्रा में पड़ा है पीएनएल, दैट इज बैलेंसिंग फिगर, और ये 50,000 उठा के कैपिटल दे दो, तो 50,000 का बोनस इशू अकाउंट खत्म और 50,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म। तो ये लास्ट की 2 एंट्री हो गई बोनस की। पहले बताओ क्या मैंने अभी तक डिबेंचर पढ़ाया, नहीं, अभी तक तो शेयर की एंट्री हुई है, होप सो आपको एंट्री क्लियर होगी। अब आ जाओ डिबेंचर पे, वही घिसी पिटी बात, 1,20,000 के डिबेंचर हमारे वापस कर दो, डिबेंचर पार पे रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम, तो 3% 3600 रुपए का नुकसान हमारा डेबिट, और टोटल मिला के 1,23,600 हमें देना है। ड्यू हो गए जी, ड्यू हो गए। 1,23,600 उठा के पे कर दो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक उठा के पे हो गए। ऐसा है सफिशिएंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस करने के लिए ऑफ कोर्स सिक्योरिटी प्रीमियम तो निपट चुका है, तो किसको यूज करेंगे, पीएनएल। खत्म मेरे बच्चे, खत्म। सर व्हाट अबाउट डीआरआर डीआरआई, दोबारा बता रहा हूं डीआरआर डीआरआई की एंट्री होनी चाहिए, पर इस क्वेश्चन में नहीं करूंगा क्योंकि मान के चलूंगा ऑलरेडी क्वेश्चन ने कर दिया है। बस इतना सही है हमारा, यहीं पे रिडेम्पशन का मेन एंट्री वाला पार्ट खत्म हो जाता है मेरे बच्चे। एक लेजर वाला क्वेश्चन कराना है, मेन क्वेश्चन, जिसमें हम कई सारे लेजर बनाएंगे, वो करेंगे हम अगली वीडियो में। आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करूंगा। इंपॉर्टेंटली आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, सारी बातें समझ आई हैं, और प्लीज अपने कमेंट्स किया करिए ताकि मेरे को आपके इनपुट्स पता चलेंगे, तो मेरे आउटपुट सुधरेंगे, मतलब कि मुझे पता चलेगा मेरे बच्चे को कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो मैं होने नहीं दूंगा आपको प्रॉब्लम, ठीक है, बट फिर भी अपनी काम, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो भी एक बार लाइक वगैरह मतलब मुझे बोला करिए कि भैया सर थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छी बात लगती है कि हाँ बच्चे को सारा समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच, हैव अ टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।